बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर है ये हम सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने इस पेपर के फर्स्ट 50 MCQ सॉल्व कर ली हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 51 से लेकर 60 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर पे जो हमारे पास MCQ है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हमें एक पोलिनोमियल दी गई है P ऑफ x इज इक्वल टू 5x की पावर 4 y पावर 2 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 5y। हमें एक पोलिनोमियल दी गई है जिसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है और हमारे पास ऑप्शंस हैं 4, 6, 8 और 2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है ये क्या होती है। पोलिनोमियल को हम जनरली इस तरह से लिखते हैं P ऑफ x इक्वल्स टू n जो है वो a के सबस्क्रिप्ट में आएगा और x रेज टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह से ये चलता जाएगा अप टू a3 x रेज टू द पावर 3 प्लस a2 x रेज टू द पावर 2 प्लस a1 x रेज टू द पावर 1 प्लस a0 या a0 x रेज टू द पावर 0। तो ये आपके पास एक जनरल पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे ये जो an माइनस 1 अप टू a3 a2 a1 और a0 दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल और ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। ये तमाम आपके रियल नंबर्स हैं और उसके बाद ये जो x की पावर्स में लिखी हुई हैं n माइनस 1 3 2 1 0 एक्सपोनेंट्स हैं जो n माइनस 1 अप टू 3 2 1 0 ये आपके बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स और ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। पावर में नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा किसी भी पोलिनोमियल में। बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या है x, और किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस पोलिनोमियल की वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। तो अगर मैं इस पोलिनोमियल की बात करूं इसमें ये जो टर्म है इसमें वेरिएबल x की पावर 2 है और ये इस पोलिनोमियल की तमाम टर्म्स में से सबसे हाईएस्ट है। तो फिर इस हाईएस्ट पावर को इस पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। डिग्री ऑफ P ऑफ x यहाँ पे क्या होगा 2। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, देखें ना यहाँ पे x की पावर 1 है यहाँ पे 2 है, तो इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और वही फिर इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। और चूंकि इस टर्म की हाईएस्ट पावर 2 है ना जिसको हमने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा है, तो फिर इसका ये जो कोएफिशिएंट है 2 दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो जबकि मैंने जो यहाँ पे आपको जनरल पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन बताई है उसमें सिंगल वेरिएबल है x। तो अगर आपके पास एक ऐसी पोलिनोमियल आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उसकी डिग्री हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए इसकी 1 बाय 1 हम तमाम टर्म्स की पावर देखेंगे क्या है। अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो इसमें y की पावर कितनी है 1। इस टर्म की बात करें तो इसमें x की पावर है 2 और अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसमें x वेरिएबल भी है y वेरिएबल भी है। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे x की पावर 4 है और y की पावर कितनी है 2। तो फिर इस टर्म की पावर कितनी हो जाएगी कंबाइन करके 6। और अभी हमने देखा है कि
किसी भी पॉलिनोमियल की वो वाली टर्म जिसकी पावर हाईएस्ट हो वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो फिर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी ये वाली जो टर्म है इसकी हाईएस्ट पावर 6 है ना, x और y की पावर को कंबाइन करके। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज 6। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। तो ये आपने देखा कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, चाहे वो सिंगल वेरिएबल में है या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपने उसकी वो वाली टर्म देखनी है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है और वही पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो ये हमारे पास जो 51 नंबर पे एमसीक्यू था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज़ 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यू आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर देन रिमाइंडर इज इक्वल टू डैश, कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ऑप्शंस हैं 1, 0, नेगेटिव इंटीजर और नन ऑफ दिस। तो ये एक्चुअली हमारे पास फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप उसके फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0। रिमाइंडर 0 उसी सूरत में ही आएगा जब फैक्टर पे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ x³ - 1 और मैं कहता हूँ कि x - 1 जो है ये इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब आप पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी ना, ये आप इस पॉलिनोमियल में पुट करें 1 पावर 3 - 1, 1 - 1 0। तो ये देखिए रिमाइंडर क्या आया? 0। तो फिर इससे ये बात प्रूव होती है कि ये जो x - 1 है ये वाकई ही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। और इसको आप एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है x³ - 1, इसको मैं डिवाइड करूंगा जिसको मैंने इसका फैक्टर कहा है x - 1। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये बनेगा x³ - x²। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये बनेगा x² - 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, तो ये बनेगा x² - x माइनस प्लस ये कैंसिल x - 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो ये x - 1 प्लस माइनस ये कैंसिल। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो फिर ये एमसीक्यू नंबर 52 में हमारे पास फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन गिवन थी, जिसमें उसने ये पूछा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 52 भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इस पेपर का एमसीक्यू नंबर 53 डिस्कस करते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे जो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन होती है उनका आपस में क्या रिलेशन है। पहली ऑप्शन है पैरेलल, दूसरी ऑप्शन है परपेंडिकुलर, तीसरी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो ये जो तीसरी ऑप्शन है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि दो लाइनें एक वक्त में या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो बातें वो कर रहा है सर्कल के बारे में, उसकी नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन ये यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ये मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से टेंजेंट ने सर्कल को टच करना है। टेंजेंट आप जानते हैं ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे उससे मिलती है। और ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, लेट्स सपोज ये लाइन है, इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, नॉर्मल लाइन। और ये आपकी टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंजेंट लाइन के ऊपर नॉर्मल लाइन कहते ही उसको हैं जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अब देखें उसने हमें स्टेटमेंट में पूछा क्या है कि जो नॉर्मल लाइन है और टेंजेंट लाइन है वो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती हैं
तो उनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। देखिए इन दोनों लाइंस के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो फिर वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर। क्योंकि टेंजेंट लाइन के ऊपर वही लाइन नॉर्मल लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो फिर ये जो MCQ नंबर 53 था इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 53 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। इसमें स्टेटमेंट हमारे पास है एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज डैश, कि एक जो रेगुलर ऑक्टागोन है उसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऑक्टागोन क्या होती है। ऑक्टागोन बेसिकली ऐसी फिगर होती है जिसकी 8 साइड्स हों। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ ऑक्टागोन। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टागोन है जिसकी 8 साइड्स हैं। अब ये जो उसने कहा है रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब ये है कि इसकी 8 की 8 साइड जो हैं वो भी इक्वल होंगी आपस में, और जो इसके अंदर बनने वाले 8 एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। देखें ना, इसके अंदर 8 एंगल्स बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर रेगुलर ऑक्टागोन की बात की जाए तो इसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होंगी और इसके तमाम एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बाद चूंकि वो बात कर रहा है एक्सटर्नल एंगल की, और इस ऑक्टागोन में अगर मैं इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल बनाऊं, एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं कौन सा एंगल होता है, जो बाहर की तरफ बनता है। तो ये जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल होगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक जनरल फार्मूला है कि कोई भी फिगर हो आपके पास, उसकी जितनी मर्जी साइड्स हो, उसका जो इंटरनल एंगल्स का सम है वो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है जी, टोटल इंटरनल एंगल्स। वो फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे जो n है ये है नंबर ऑफ साइड्स, कि जितनी भी साइड्स की आपके पास फिगर मौजूद हो आप उसके अंदर बनने वाले तमाम एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं ऑक्टागोन की, इसकी 8 साइड्स होती हैं, तो n की जगह पे हम पुट करेंगे 8-2 इंटू 180, ये होगा 6 इंटू 180 और ये आएगा 1080। तो ये हमारे पास एक ऑक्टागोन के 8 एंगल्स का सम आ गया है विच इज़ 1080। तो अब मुझे इसके इंटरनल एक एंगल का पता होना चाहिए कि वो कितना है। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मेजर ऑफ वन एंगल। तो हम क्या करेंगे, 1080 को डिवाइड कर देंगे 8 पे, क्योंकि टोटल एंगल्स 8 है ना और ये 8 का सम है। तो अगर एक एंगल की हमें मेजरमेंट चाहिए तो उसको हम 8 पे डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो ये आपके पास आएगा 135 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है ये जो इसका इंटरनल एंगल है ये हमारे पास आ गया है 135 डिग्री। हमें चूँकि क्या चाहिए, एक्सटर्नल एंगल। स्टेटमेंट में उसने हमसे एक्सटर्नल एंगल पूछा ना, तो अब ये फाइंड करना बड़ा ईजी है। ये अब देखें आप कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इस एक्सटर्नल एंगल को अल्फ़ा का नाम दे दूं, लेट्स सपोज, तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस 135 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, 180 माइनस 135 और ये क्या आएगा 45 डिग्री। तो फिर MCQ नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक रेगुलर ऑक्टागोन है उसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा,
45 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 54 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 55 को देखते हैं। इसमें हमारे पास एक लिमिट दी गई है जिसको इवेल्युएट करना है। लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 2x ओवर x। अब बेसिकली इसमें उसने चक्कर देने की कोशिश की है। वो क्या कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसको आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे एंगल सेम कर दें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे जब एंगल सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखें यहाँ पे लिमिट है इन्फिनिटी, जबकि यहाँ पे लिमिट क्या है 0। तो इसलिए यहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम सिंपली लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे। सिंपल सा ये MCQ है। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, साइन के एंगल में आप पुट करें इन्फिनिटी, ये है 2 इंटू इन्फिनिटी ओवर डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो साइन इन्फिनिटी है ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं एज sine is a bounded function having value between close interval -1 से 1। कि साइन के एंगल में आप दुनिया जहान की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, इसका आंसर हमेशा इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा। अब साइन इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा हमें ये नहीं पता, लेकिन हम ये श्योर हैं कि ये ज़रूर इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इस इंटरवल पे बाउंड है, बाउंडेड फंक्शन है। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि साइन इन्फिनिटी किसी नंबर l के इक्वल होगा और ये l इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल। ये बात क्लियर हो गई। अब ये चूँकि l के इक्वल हमने सपोज किया है यहाँ पे, तो ये तो आ गया l साइन इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी वैसे ही, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCQ नंबर 55 का फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 0। तो यहाँ पे आपने इस लिमिट को इवेल्युएट करते हुए ध्यान रखना है कि इसको इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट डिफरेंट है। लिमिट इन्फिनिटी है, इस फार्मूले में लिमिट 0 है। तो फिर इसलिए हमने इस लिमिट को इवेल्युएट करते हुए देखा कि ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, जो कि MCQ नंबर 55 का बी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 56 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द कर्व, हमें एक कर्व दी गई है x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ सिंगुलर पॉइंट्स। हमने ये बताना है कि इस कर्व के जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो कितने होंगे। ऑप्शंस हमारे पास हैं 4, 2, 1, 3। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। सिंगुलर पॉइंट, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a point at which a curve behave nasty or irregular। तो सिंगुलर पॉइंट एक्चुअली ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कर्व नेस्टी बिहेव करे या इर्रेगुलर। अब ये इर्रेगुलर से यहाँ पे क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर ये एक कर्व है, तो इस कर्व में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे ये कर्व इर्रेगुलर बिहेव करे। इसी के मुकाबले में मैं यहाँ पे एक कर्व बनाता हूँ, तो ये एक ऐसी कर्व है जो इस पॉइंट पे सेल्फ इंटरसेक्शन कर रही है, अपने आप को ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये कर्व हम कहेंगे कि इर्रेगुलर बिहेव कर रही है या नेस्टी बिहेव कर रही है, क्योंकि अपने आप को इसने इंटरसेक्ट किया ना। तो फिर इस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट का नाम देंगे। तो ये जो हमारे पास कर्व गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे f ऑफ x, y के इक्वल x पावर 4
प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो फंक्शन बन गया है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ f(x) पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा 4x क्यूब, ये 0 हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट बन जाते हैं। तो ये कांस्टेंट, इस पर भी पावर रूल 4x, ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारे पास f(x) क्या आ गया है 4x क्यूब माइनस 4x। सिमिलरली अब हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, fy, तो वो क्या होगा, अब ये x 0 होगा क्योंकि अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, अब x कांस्टेंट होगा, तो ये है पावर रूल लगेगा 4y क्यूब, ये 0, इस पे पावर रूल लग जाएगा 4y और ये 0, तो यहाँ से हमारे पास fy क्या आ गया 4y क्यूब माइनस 4y। अब चूंकि हमने फाइंड करने हैं सिंगुलर पॉइंट्स, तो सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी दो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, इनको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 4 सिंगुलर पॉइंट्स पुट f(x) इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू fy, दोनों को 0 पुट करेंगे। f(x) हमारे पास क्या आया है 4x क्यूब माइनस 4x, ये भी 0 के इक्वल हो गया, और fy क्या है 4y क्यूब माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। यहाँ से अगर आप गौर करें तो कॉमन आ रहा है 4x, ये बन गया x स्क्वायर माइनस इधर रह गया 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 4x भी 0 के इक्वल और x स्क्वायर माइनस 1 भी 0 के इक्वल, ये x की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस 1। सिमिलरली अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी 4y कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4y इक्वल्स टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये y की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी प्लस माइनस 1 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 3 ही हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं x की और 3 ही y की। अब हम इनको पॉइंट्स की शक्ल में किस तरह से लिखेंगे, एक पॉइंट बनेगा आपका 0,0 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, फिर एक पॉइंट बनेगा जिसमें हम 1 को पॉजिटिव लेंगे x की वैल्यू के लिए x कोऑर्डिनेट और इधर से एक 1 पॉजिटिव y की वैल्यू, और तीसरा पॉइंट बनेगा ये -1 और ये -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कर्व के कितने सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं 3। तो यहाँ पे फिर MCQ नंबर 56 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी 3 सिंगुलर पॉइंट्स। तो MCQ नंबर 56 में चूंकि उसने हमें एक कर्व दी थी, हमने उसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने थे, तो वो जब हमने फाइंड किए तो उनकी तादाद आई 3, तो फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 56 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 57 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज डैश, कि इस कर्व की एसिम्पटोट्स क्या होंगी। पहली ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी ऑप्शन y इज इक्वल टू 0, तीसरी ऑप्शन x इज इक्वल टू 0 और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एसिम्पटोट क्या होती है। एसिम्पटोट बेसिकली एक कर्व होती है, मैं उसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, दिस इज़ x एक्सिस, और ये कर्व कुछ इस तरह से होगी। इधर से ये y एक्सिस के करीब तरीन होता जाएगा और इधर से ये x एक्सिस के ये करीब तरीन होती जाएगी कर्व, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगी, ना ही x एक्सिस पे ना ही y एक्सिस पे, और ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये इसके करीब से करीब तर होता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा ना x एक्सिस को ना y एक्सिस को। तो ऐसी कर्व को हम एसिम्पटोट कहते हैं। तो चूँकि अब हमारे पास यहाँ पे एक
कर्व गिवन है जिसकी हमने एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है। तो ये वेरी सिंपल, इस कर्व को हम उठा लेते हैं। ये एक्स क्यूब जो है ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, y माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो एसिम्पटोट बेसिकली 3 तरह की एग्जिस्ट करती है। एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी कहते हैं, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल एसिम्पटोट भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंक्लाइंड एसिम्पटोट। यही हम तीनों इसमें 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपने कर्व में वो वाली टर्म देखनी है जिसमें x की हाईएस्ट पावर है। तो चूंकि इसमें x वाली टर्म ही एक है और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपने क्या करना है, x की हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट देखना है। कोएफिशिएंट अब इसका क्या है, -1, ये होगा 0 के इक्वल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। -1 तो 0 के इक्वल नहीं ना हो सकता। तो इसका मतलब पता क्या है कि एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस कर्व की एग्जिस्ट नहीं करती। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल एसिम्पटोट भी कहते हैं। अब जब आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट फाइंड करनी है तो फिर आपने y की हाईएस्ट टर्म देखनी है, इसमें y की पावर हाईएस्ट हो। तो वो एक ही टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। इस टर्म का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इस कर्व की जो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है, वर्टिकल एसिम्पटोट, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एसिम्पटोट होती है वो होती है इंक्लाइंड एसिम्पटोट। इंक्लाइंड एसिम्पटोट, इसमें हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसमें हमने पुट करना होता है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। अब आपने इस पर्पस के लिए इस कर्व की इक्वेशन में वो वाली टर्म देखनी है जिसकी हाईएस्ट पावर है। देखें, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी टर्म आ जाए जिसमें x और y दोनों हों। हालांकि इस इक्वेशन में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x और y दोनों कंबाइन हो, लेकिन जब इंक्लाइंड एसिम्पटोट फाइंड करते हैं तो हम वो वाली टर्म भी कंसीडर करेंगे जिसमें दोनों x और y पड़े हों, क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर हाईएस्ट पावर एक ऐसी टर्म की बनेगी जो इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स होंगे तो फिर हम उन दोनों की पावर्स को प्लस करके हाईएस्ट टर्म को कंसीडर करेंगे। तो चूंकि इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x और y कंबाइन हो, तो फिर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी टर्म ऐसी है जिसकी हाईएस्ट पावर है, तो वो ये एक्स क्यूब ही है। एक्स क्यूब ही है ना। तो फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फाई ऑफ 3 और ये m। अब ये जो 3 है इसका फैसला हम करते हैं पावर से। जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना, फाई उतना इधर आएगा। तो यहाँ पे चूंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो ये इधर 3 आ गया। तो अब ये है माइनस एक्स क्यूब। तो अब हमने चूंकि x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, तो ये आ गया -1। फिर उसके बाद इससे नीचे आपने जाना है, ये फाई 3 है, फाई 2 का मतलब है इसी कर्व में वो वाली टर्म जिसमें डिग्री 2 है, तो वो तो इसमें टर्म है ही कोई नहीं, तो ये फिर 0 बन गया। फिर उसके बाद 2 के बाद बारी है 1 की। अब हमने इस कर्व में वो वाली टर्म देखनी है जिसमें पावर 1 है। ये फाई 1 फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो पावर 1 वाली कौन सी टर्म है, ये y, और y में हमने क्या पुट करना है, m। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम ये जो हाईएस्ट फाई है इसको हमने पुट करना होता है 0 के इक्वल। फाई 3m इक्वल्स टू 0, तो ये तो -1 के इक्वल था, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इंक्लाइंड एसिम्पटोट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन थी, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और नन ऑफ दीज। तो फिर MCQ नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने इसमें 1 बाय 1 करके चेक कर लिया इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट और इंक्लाइंड एसिम्पटोट। इस कर्व की कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 57 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने ये बताना है कि इस पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए है 2a, ऑप्शन बी -2a, ऑप्शन सी 4a और ऑप्शन डी a। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पैराबोला के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज़ x एक्सिस, और यहाँ से मैं एक कर्व बनाऊंगा और एक कर्व ये, इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम F से डिनोट करेंगे, दिस इज़ फोकस ऑफ पैराबोला, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 अगर पैराबोला की ये इक्वेशन है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। और उसके बाद यहाँ पे एक पैरेलल लाइन y एक्सिस के, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और इसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस पैराबोला की कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं पे भी इस पूरी कर्व पे कहीं भी आप एक पॉइंट ले लें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब इस पॉइंट से इस वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, अगर मैं इस पॉइंट को M कहूँ और ये हमारा फोकस है जिसको F से डिनोट करते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी रेशो कुछ इस तरह से बनेगी, MP ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय PF, ये हमेशा E के इक्वल होगा। मतलब आप P इस कर्व पे कहीं भी पॉइंट ले लें, चाहे इधर ले लें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक P लेता हूँ, चले इसको मैं Q का नाम दे देता हूँ, ये है जी x1 और y1। तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, अगर इसको मैं n कहता हूँ, और ये डिस्टेंस इसको हम लिखेंगे NQ ओवर FQ या QF, ये भी E के इक्वल होगा, मतलब ये फिक्स होता है। ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे ये जो E है, अगर हमारी कोनिक पैराबोला है तो इस सूरत में ये जो E है ये 1 के इक्वल होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस पैराबोला की कर्व में इस तरह अगर हम एक लाइन ड्रा करें जो इसकी इस कर्व से यहाँ तक इसको टच करे, इट इज़ कोड ऑफ पैराबोला। ये भी कोड है इसकी, ये भी कोड है, ये भी कोड है। हाँ, अगर हम यहाँ पे एक ऐसी कोड ड्रा करें जो इसके फोकस से गुजरे इस तरह से, तो फिर इस कोड को हम फोकल कोड का नाम देंगे। ऐसी कोड जो फोकस से पास करे, फोकस क्या है, ये वाला पॉइंट पैराबोला का, उसको हम फोकल कोड कहते हैं। और इसी फोकल कोड को फिर हम बाद में लेटस रेक्टम का भी नाम देंगे, लेटस रेक्टम। चूंकि स्टेटमेंट में उसने हमसे लेटस रेक्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है ना, तो ऐसी कोड जो फोकस से पास करे उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। हम इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर देते हैं, लेटस रेक्टम a chord passing through focus of पैराबोला, और इसको फोकल कोड भी कहते हैं। है तो ये कोड ही ना,
लेकिन चूंकि ये फोकस से गुजर रही है इसके लिए इसको फोकल कॉर्ड कहते हैं और इसी का नाम दूसरा लेटस रेक्टम है। और यहाँ पे अगर पैराबोला की इक्वेशन हमारी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि स्टेटमेंट में भी गिवन है, इस सूरत में ये जो लेटस रेक्टम है इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। और इसके बाद अगर हमारी पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, फिर इसकी फिगर ये नहीं होगी इस इक्वेशन की, वो चेंज हो जाती है। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो फिर जो आपकी इक्वेशन होगी लेटस रेक्टम की वो होगी x इज इक्वल टू -a। इसी तरह से अगर आपकी पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो फिर जो लेटस रेक्टम की इक्वेशन है वो होगी y इज इक्वल टू a। और सिमिलरली अगर पैराबोला की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -4ay, फिर जो लेटस रेक्टम की इक्वेशन है वो होगी y इज इक्वल टू -a। ये बातें आपने याद रखनी है। अब चूंकि स्टेटमेंट में हमारे पास उसने जो पैराबोला की इक्वेशन दी है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका हमने बताना है कि लेटस रेक्टम क्या होगा। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर इक्वेशन ये है तो ये जो वर्टिकल लाइन है जो पैराबोला की है तो कोड ही, लेकिन इसके फोकस से गुजर रही है, इसके लिए हम इसको फोकल कोड कहते हैं और इसको हम लेटस रेक्टम का भी नाम देंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर x इज इक्वल टू a। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने MCQ नंबर 58 में पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका लेटेस्ट रेक्टम देखा, वो होगा x इज इक्वल टू a, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 58 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 59 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है जी, द इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, कि ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो ये जो ऑप्शंस में हमारे पास चीज़ें गिवन हैं इनकी इक्वेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला हमारे पास है ये है पैराबोला, तो इसको तो हम प्रीवियस MCQ में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसकी चारों इक्वेशंस को। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो है जी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और बाकी चीज़ें हम इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मज़ीद इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन जो है ये दो तरह की होती है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या दूसरी इक्वेशन होगी y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशंस हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी एलिप्स। एलिप्स की भी दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इस पर कंडीशन है कि a इज़ ग्रेटर देन b होगा। दूसरी जो इक्वेशन होती है एलिप्स की वो होती है जी x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 व्हेन b इज़ ग्रेटर देन a। दोनों कंडीशन में फ़र्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हमारे पास गिवन थी, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, इनके हमने इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो फिर ये किस चीज़ की इक्वेशन है? यहाँ पे अब हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल की हम दो तरह की इक्वेशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रेडियस तो r है और ये जो सेंटर है इसका ये होगा h, k। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन की सूरत में
इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका जो सेंटर होता है वो होता है जी माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ऑप्शंस में तो सर्कल गिवन नहीं है, तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो एमसीक्यू नंबर 59 में चूंकि उसने हमें एक ऐसी इक्वेशन दी हुई थी विच इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि ऑप्शन में हमारे पास गिवन नहीं था सर्कल, तो हमने डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया विच इज़ नन ऑफ दिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 59 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज की इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू नंबर 60। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो उसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर को आप जानते हैं, हम लिखते हैं जी, लेट्स सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये है जी a प्लस एओटा b, और यहाँ पे ये जो आपके a और b हैं ये आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और इसका ये a है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो b है आयोटा वाला पार्ट जो है इसको हम इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से कि कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें रियल पार्ट भी नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब वो ये कह रहा है कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जो कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट वो कम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होगा। लेट्स सपोज उसको अगर मैं Z1 का नाम दूं, तो जो कि हमने यहाँ पे देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो मैं ये ले लेता हूँ -x रियल पार्ट, आयोटा प्लस y इमेजिनरी पार्ट। अब हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट एक्चुअली क्या करता है, जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है। अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट को इस तरह से बार से डिनोट करते हैं, तो ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देगा। ये प्लस एओटा वाई था ना, ये माइनस एओटा वाई हो गया। रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा। अब आप देखें, ये जो कॉन्जुगेट लेने से हमें नया कम्प्लेक्स नंबर मिला है वो क्या है, -x और माइनस एओटा वाई। इसका अब रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो ये किस में होता है ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखें ना, थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में से आप एक कम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं, उसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो किस में चला जाएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट। तो एमसीक्यू नंबर 60 में आपने देखा कि वो ये पूछ रहा था कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर आप उसका
कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमने यहाँ से देख लिया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इस MCQ का C ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट MCQ नंबर 60 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 51 से लेके 60 तक डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम MCQs अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।